नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट का खास कार्यक्रम सोशल पंचायत। जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव को लेकर हलचलें बढ़ गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी तरह से गोटी सेट करने में लगी हैं। कोई समीकरण साध रहा है तो कोई स्थानीय मुद्दे पर बात कर रहा है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा जब पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया गया तो उसमें तमाम तरह के वादे किए गए। इन वादों पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उस मैनिफेस्टो पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, सौरभ जी और सैफ। आज जिस प्रकार से मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसका नाम रखा गया था पहचान, विकास और वादा। 3 भागों में डिवाइडेड ये मैनिफेस्टो था। वो आने वाली सरकार एनसीपी की आने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाली सरकार को लेकर रोड मैप था और शासन पद्धति कैसे चलाएंगे उसको लेकर था। सौरभ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इनके मैनिफेस्टो में जो चीजें निकल कर सामने आई हैं उसमें आपने देखा हुआ कि 370 की बहाली, पूर्ण राज्य का दर्जा और साल 2000 में जो उन्होंने एक पूर्ण स्वायत्तता वाला जो 1953 के पहले जो संवैधानिक तरीके से चल रहा था राज्य, उसको लेकर एक बहाली को लेकर उन्होंने एक वादा किया है और भी कई सारे वादे किए, उसमें 12 वादे मुख्य हैं। तो कैसे ये जो 1953 से पहले वाला जो तथा जो जैसे था स्थिति था संवैधानिक रूप से, उसको बहाल करने के लिए उस समय फिर जैसे अटल जी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट थी उसने खारिज कर दिया था, तो उसमें जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लाने के विचार कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या क्या चीजें कैसे चीजें बदलाव हो सकती हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो भी वादे किए गए हैं, 12 गारंटियाँ, पहले मैं वो 12 गारंटियाँ बता देता हूँ। पहली है कि आर्टिकल 370 और 35 की वो बहाली करेंगे। हाँ। दूसरी है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त कर देंगे वो, और फिर पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल कैदियों को रिहाई और करना। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी की जो बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन तो पहले शायद जम्मू में उन्हीं की सरकारें रही हैं जब उन्होंने छोड़ा, वहां से पलायन हाँ। करेंगे। अब उनकी वापसी की आएंगे, कश्मीरी पंडित वापस आए, कश्मीर में रहना शुरू करेंगे। उसके बाद एक रटाया जो गारंटी है 200 यूनिट फ्री बिजली का। हाँ। जो कि हर सरकार इस समय जो भी सबकी गारंटी में ये चीज आ ही जा रहा है। गरीब महिलाओं को 5 महीने देने की बात है, ये भी नियरली हर किसी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ बात आ जा रही है। 1 लाख नौकरी पैदा करने की ये जो बात कही जा रही है, 1 लाख नौकरी पैदा करने की, ये नहीं बताया जा रहा कि नौकरी जनरेट कैसे होगी, लेकिन किस सेक्टर में आएंगी, इंडस्ट्रीज कौन सी लाएंगे, कश्मीर में क्या चीज होगा, वो सब पे बात नहीं की जा रही है। फिर एक और सबसे बड़ा इन्होंने जो गारंटी दिया वो पाकिस्तान के साथ बातचीत बहाली की। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि अटल जी कहा करते थे कि आपके दुश्मन बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन पाकिस्तान से बहाली, जब पाकिस्तान जिससे बात करने की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, उस देश की आर्थिक स्थिति नहीं सही है। उस देश में आज भी लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारी परेशानी है। ऐसे पड़ोसी के साथ में आप बातचीत करके क्या चीज़ कर लेते हैं ये पता नहीं, कि फिलहाल उन्होंने गारंटी दे दी है। उसके बाद इन्होंने गरीब परिवार को 12 सिलेंडर देने का वादा कर दिया है। ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री यात्रा देंगे, ये कश्मीरी पंडितों की वापसी कराएंगे, पासपोर्ट की आसानी करेंगे, और महिलाओं और पुरुषों को पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी तक की फ्री शिक्षा देंगे। ये अभी इन्होंने वादा करना है, लेकिन इससे पहले जब इनकी सरकारें रही या इनके साथ गठबंधन की रही, तो उस वक्त में शिक्षा की क्या स्थिति थी कश्मीर में, ये देश दुनिया सभी को पता है। उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि हम 1953 के पहले जैसे कश्मीर में जो ऐसा शासन था, हम वैसा शासन लाना चाहते हैं, तो वो शासन भी जनता ने वहाँ के देखा है। 1953 से हम आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले तक के कश्मीर देख लेते हैं, तो कश्मीर में केवल हमें दहशतगर्दी, पथराव, यही सारी खबरें सुनाई पड़ती थी। लेकिन जब से 370 रिमूव हुआ है, कहीं ना कश्मीर में शांति लौट रही है। और कश्मीर की तरफ आप देखिए कि एक समय ऐसा आ गया था जब बॉलीवुड, उससे पहले बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में कश्मीर में शूट हुआ करती थी, लेकिन फिर ऐसा दौर आया कश्मीर में बॉलीवुड जाना बंद कर दिया। अब उसके सेट मुंबई में बनने लगे, वहाँ शूट होने लगे। लेकिन जब से 370 रिमूव हुआ है, फिर से एक बार बॉलीवुड उधर की तरफ रुख करने लगा, जहाँ पे कश्मीर में भी शूटिंग शुरू हो गई है, चीजें सामान्य लौट रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम बात करें अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से या भौगोलिक दृष्टिकोण से या फिर सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगर नजरिए से भी देखें, तो कश्मीर हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर। तो जिस हिसाब से अभी हाल के दिनों में जैसे 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस हिसाब से वहाँ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ावा मिला है, जैसे लोग वहाँ खुलकर जाए, अन्य राज्यों से भी आप देखें कि लोग आज के समय आप जाना चाहते हैं, कश्मीर जम्मू जाना चाहते हैं। तो जिस हिसाब से अभी स्थितियाँ सही नहीं है, आप जिस हिसाब से आतंकी घटनाओं का
रोजाना घट रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनौती है सुरक्षा को लेकर भी। और इस पे इनकी सरकार ने इस इसमें पे एक चीज और है गौरव, एक चीज एक ध्यान की बात है कि जो इन्होंने कहा कि हम जो पॉलिटिकल कैदी हैं उनको हम फिर से रिहा करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे, तो अलगाववादी सोच के नेताओं को मेरे हिसाब से अभी तक की गिरफ्तार किया गया था, कैद किया गया था, लेकिन क्या वो बाहर आएंगे? और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी वहाँ से चीन का बॉर्डर हमारे साथ लग जाता है, पाकिस्तान का लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर मजबूत सरकार नहीं होगी, ऐसी सरकार जो सख्त फैसले ले सके, और मेरे हिसाब से चाहे वो पीडीपी हो या एनसी हो, इनको वहाँ की जनता देख चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नई सरकार, एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। ऐसी सरकार ना आए जो गठबंधन में हो, जो किसी के सहयोग से चले, और जो अभी वादे किए गए हैं एनसी की तरफ से, इन वादों में कुछ नयापन नहीं है। वो आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद से वो वही बातें कहते आ रहे हैं। जिस हिसाब से हाल के बीते चुनाव लोकसभा में महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग और राजौरी से हार मिला, उमर अब्दुल्ला को बारामूला से हार मिला, तो कहीं ना कहीं इनका मोराल डाउन है और ये उस हिसाब से इस चुनाव में लड़ना नहीं चाहती। अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर उमर अब्दुल्ला की बात करें, दोनों लोगों ने पहले सिरे से खारिज कर दिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब जो वहाँ की स्थानीय जनता है वो लोकल पार्टी से ऊपर उठ के राष्ट्रीय पार्टी की तरफ देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक की जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उससे उस तरीके से कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं दिखा, वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को चीज नजर नहीं आया, तो उनको लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वह फिर वो बीजेपी हो, अगर इनकी तरफ जाते हैं तो शायद वहाँ की सूरत कुछ बदल सकती है। अब आप देखिए महबूबा ने क्विट कर दिया, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या हुआ? उन्होंने अपने ही परिवार में अपनी ही बेटी को आगे बढ़ा दिया। हाँ, जो इल्तिजा उनके, मुफ्ती को। हाँ, इल्तिजा मुफ्ती को उन्होंने आगे बढ़ा अच्छा, दिया। आगे भी बढ़ाया है तो पारिवारिक जो सीट है, वही जो दिया। सेफ सीट है, उसे ही दिया गया है, ताकि ताकि चुनाव ना ताकि हारे। ताकि ताकि बिटिया का जब पॉलिटिकल लॉन्च हो तो सुरक्षित सीट से लॉन्च हो, ताकि आगे आसानी क्योंकि हो। आप देखिए गौरव कि महबूबा ने भी इस सीट को छोड़ करके और सीटों से भी लड़ने की कोशिश की, हाँ। तो वहां पे उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। तो अब वो ऐसे में नहीं चाहती कि उनकी बेटी जब राजनीति में एंट्री कर रही हो तो ऐसी सीट हो जहां से जीतनी ही जीतनी हो। इस तरीके से अब इल्तिजा मुफ्ती को आप अगर जानते हैं तो काफी दिवस जब से आर्टिकल महबूबा मुफ्ती 370 रिमूव हटने हुआ के है बाद तब से उस तरीके से वो राजनीतिक तौर पे महबूबा थोड़ी को वही सक्रिय हैंडल हुई कर रही हैं है, और महबूबा मुफ्ती अभी उनकी मीडिया सलाहकार भी हैं। पूरी, मतलब एक तरीके से पीडीपी को अभी तक की वो एक तरीके से हैंडल वही करे महबूबा के बाद में इनडायरेक्टली। हाँ। लेकिन अब एक डायरेक्टली इन्वॉल्व लाने की कोशिश की जा रही है कि अब आप समझ लें कि महबूबा के बाद में इल्तिजा ही होंगी, जो भी वो PDP जनरेशन होगी। चेंज के बाद वो नेतृत्व चेंज का परिवर्तन का भी एक कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जा रही है। साहब, जिस हिसाब से महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी को लॉन्च कर रही हैं, तो सुरक्षित सीट चुनने के पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या चाहती हैं? जैसे उन्होंने फिलहाल का चुनाव हारा है, तो कहीं उन्हें इस बात का डर तो नहीं था कि बिटिया को कहीं और सीट से ले आए, किसी और सीट से अगर चुनाव लड़वाएं तो हार जाए? लोकसभा चुनाव के बाद जब उनको हार मिली 2 सीटों पे, तो अब वो सेफ खेलना चाहते हैं, बट अब वो खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं क्योंकि उनका मोरल डाउन हो चुका है। वो जान चुके हैं कि अब जनता उन्हें वोट देगी नहीं, और 370 हटने से पहले वहाँ के और अलग था और अभी अलग है। 370 हटने से पहले उनको 28 सीटें मिली थी विधानसभा में, लेकिन इस बार शायद उतनी भी ना मिले। और जब लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें निर्दलियों का ज़्यादा दबदबा रहा है, पीडीपी को उतना फ़ायदा हुआ नहीं, नुकसान ज़्यादा हुआ। इसलिए महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी को एक सेफ सीट दे रही हैं ताकि वो चुनाव हारे ना, क्योंकि लॉन्च कर रही है, अब लॉन्च में कौन चाहेगा कि मूवी फ्लॉप हो। तो इसलिए उन्होंने अपनी सीट उनको अपनी बेटी को दी है ताकि वो अपनी सीट से जीत सके, हारे ना। ऐसे चांसेस तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं जीतने के भी, बट कुछ कह नहीं सकते अभी। नहीं, जिस हिसाब से आर्टिकल 370 हटने की वजह से राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो आने के बाद वहाँ के जो मुख्य प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी मैनिफेस्टो है। हाँ, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो यहाँ शांति बहाल हुई है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि ये गुमराह करने वाला, जो बात वो कह रहे हैं वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। कि ये वापस हो जाए, तो ये एक तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम आएंगे 370 बहाली कर देंगे। ये तमाम चीजें नहीं हो सकती। जो बातें ये लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 370 बहाली कर देंगे, तो बीजेपी का कहना ये है कि आप जनता से वो बातें कर रहे हैं जो चीजें लीगली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छा, आर्टिकल आप- 370 कहीं ना कहीं टेम्पररी था। आप एक चीज देखिए कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीज था, वो कह रहे थे कि ये संघर्ष लंबा है,
सबसे पहले हमारी गारंटी है कि हम राजनीतिक और कानूनी स्थिति में जम्मू कश्मीर को स्थित कर सकें। ये संघर्ष लंबा है, अगर हम चाहें संघर्ष करेंगे हम, ऐसी ऐसी बातें बोले जैसे उनके मन में कहीं ना कहीं वो मोरल डाउन होने का एक कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास एक चीज की तो कमी है, तो झलक रही थी उनके प्रेस ये कॉन्फ्रेंस तो बात है। एक चीज तो क्लियर है कि आप ये जानिए कि इनके घोषणा पत्र आने के बाद में अब जब बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कैंपेनिंग शुरू होगी तो ये अच्छे खासे इस पे अच्छा खासा जवाब होगा, अच्छी खासी रैलियां होंगी। क्योंकि अगर जो बात आज ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यही लोग अब तक कश्मीर को चला रहे थे। तो जिस बात की, जिस तरीके से कश्मीर को मजबूत बनाने की, वहाँ का शासन मजबूत करने की बात कर रहे थे, लेकिन वैसी चीजें अभी तक की नहीं हुई हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्रा ने जैसे कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लगातार कांग्रेस के नेतृत्व से संपर्क में है कि वहाँ गठबंधन हो। हालांकि आगे चल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कहा कि अभी हम ऐसे प्रतिबद्ध नहीं है कि हम एक चीज तो देखिए गौरव, एक चीज तो क्लियर है कि इस बार कश्मीर में शुरुआत में चुनाव लड़ते वक्त कोई गठबंधन नहीं करेगा। क्योंकि जितना भी वहाँ पे अभी तक के सामने आ रहा है तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनका ज्यादा ही मजबूती से वर्चस्व दिख रहा है सभी की तरफ से। तो इसीलिए हो सकता है कि ये गठबंधन जो भी होगा वो चुनाव नतीजों के बाद ही होगा, चाहे वो कांग्रेस एनसी के साथ जाए, पीडीपी के साथ जाए, तो उसमें कोई नहीं। लेकिन चुनाव के बाद ही गठबंधन पर साफ हो सकता है, पहले नहीं होगा। अच्छा, जिस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे आगे कर रही है चीजें, मैनिफेस्टो ला दिया, पीडीपी ने अपने 8 सीटों पर प्रभारी लॉन्च कर दिए, कांग्रेस बीजेपी अभी सुगबुगाहट ही नहीं है, बड़े आराम तलब दिख रहे हैं। इसीलिए गौरव ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो पीडीपी और एनसी के पास में मुद्दे कोई है नहीं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि पहले हम आगे किसी चीज में हम वो चीज बताएं जनता को। हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले भी यही वादा करें, जैसे इनके ये आप ये 200 यूनिट फ्री बिजली वाली, महिलाओं को 5,000 रुपए देने वाली, ये सारी वैसी 1 लाख नौकरी देने वाली बातें। इनको ये लग रहा है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस जब यहाँ पे आएंगे अपना प्रचार करने के लिए तो वो लोग भी यही मुद्दा दे सकते हैं। तो हम पहले ये चीज बता दें, इन्होंने ये मतलब एक साइड लाइन से एक होता है कि हमने एक डर्रा बता दिया कि ये चीजें हैं, लेकिन मेन मुद्दा इनका क्या है कि हम आर्टिकल 370 बहाली करेंगे, जो हमारे पॉलिटिकल कैदी हैं उनको हम रिहा करेंगे। मेन मुद्दा इनका ये है कि जो इनके अभी पॉलिटिकल कैदी हैं उनको बाहर लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से वो लोग जेल में गए हैं तब से एनसी या पीडीपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। इनके सोच को लेकर के शायद अब लोगों तक वो पहुंच नहीं रही है बात। तो इस चीज का इनका मेन मुद्दा जो है कि अगर जिस दिन भी उनके अगर सरकार आ जाती है तो ये पहले उनको रिहा करेंगे, ताकि इनकी जो सोच है, इनकी जो पॉपुलैरिटी एक वक्त में हुआ करती थी, वो चीजें फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाए। अगर हम देखें जैसे कि अभी आप पॉपुलैरिटी की बात करें तो पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं डेंट तो लगा है, बहुत ज्यादा। जो अभी चुनाव की जो नतीजे आए हैं उसमें उससे ये पॉपुलैरिटी का डेंट तो समझ में आ गया है। जैसे अच्छा एक चीज मैंने देखा है कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या पीडीपी की सरकार हो, इनका पाकिस्तान की तरफ एक अलग तरीके का झुकाव देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये हमेशा पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आखिर ये वहाँ की लोकल पार्टियों का पाकिस्तान प्रेम हमेशा क्यों जाग जाता है? पता, यही बात तो कश्मीर की जनता भी इतने ज्यादा से पूछ रही थी कि आखिर हम ऐसे पड़ोसी का साथ ले रहे हैं जिस पड़ोसी के अंदर खुद ही अस्थिरता बनी हुई है, जो अपनी सरकार खुद ही नहीं सही तरीके से चला पाते हैं, उनके यहाँ हमेशा कभी सैन्य तख्तापलट हो जाता है, उन सब के बीच में भुखमरी बढ़ी होती है। वहाँ पर ऐसे पड़ोसी से हम बातचीत करके और ऐसे के प्रति में हमेशा सॉफ्ट करना, हर मुद्दे में कहीं ना कहीं ये बात कह देना महबूबा की तरफ से, उमर अब्दुल्ला की तरफ से, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान से आप बातचीत किस मुद्दे पर करना चाहते हैं? जबकि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर तुलना किया जाए तो भारत बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान शायद अब कहीं भी उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता कि वो किसी भी तरह बात कर सके। क्योंकि क्या ऐसा लगता है कि कश्मीर वाले रीजन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी जिनके मन में ऐसे पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर हो, उन वोटरों को साधने के लिए क्या बताइए लोकल पार्टियां वैसी बयानबाजी करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही टारगेट ही है कि जिनको ये लगता है कि अभी भी कुछ लोग जो कश्मीर के पास रहते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये वोटर्स उनके मजबूत हैं और यही उनके कोर वोटर हैं। उनको लगता है ये हमारे कोर वोटर हैं, तो अगर हम पाकिस्तान से ऐसी बात करेंगे तो ये हमें ही वोट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सभी की सोच बदली है, ये माहौल बदला है। आप देखिएगा कि जब कांग्रेस की या फिर बीजेपी की रैलियां होंगी तो वहाँ पर क्या भीड़ होगा,
क्योंकि इनकी रैलियों का भी कोई, इन्होंने अब ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया, पीडीपी ने कैंडिडेट उतार दिए, प्रभारी भी बना दिए, लेकिन चुनावी रैली कैसे होंगी, किस तरीके से सुविधाएं देंगे, किस तरीके से बात करेंगे। और पाकिस्तान का राग अलापते लापते ये पूरे देश में और कश्मीर के लोग भी इससे पक चुके हैं कि आप इन बातों को करते करते आज तक कश्मीर का क्या भला कर दिया पाकिस्तान ने। कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या क्या बहाली आ गई, आतंकी हमले हो रहे हैं, विश्व पटल पे ये बात कही जा रही है कि आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान की साजिश होती है, लेकिन आप उसको लेकर के फिर भी बात करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा बड़ा व्यवसाय है, कौन सा समझौता है जिसकी वजह से पाकिस्तान हमसे बात करे, हम उससे बात करें और उससे कश्मीर का विकास हो जाए? ये बात तो क्लियर करनी चाहिए पहले, चाहे महबूबा कहे चाहे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, तो इनको ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से ऐसा कौन सा फायदा जो हिंदुस्तान को हो जाएगा, ऐसा कौन सा फायदा जो कश्मीर को हो जाएगा। जिस हिसाब से राजनीतिक परिस्थितियां वहाँ लग रही हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस बनाम बीजेपी ही दिखने वाला है। बिल्कुल, जम्मू में तो क्लियर है, हाँ, जम्मू में तो क्लियर है कि वहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होगा। जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर में भी अभी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब कुछ रैलियां होने लगेंगी तो माहौल वहाँ पर भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, क्योंकि वो लोग भी लोकल पार्टीज देख चुके हैं और लोकल पार्टीज का शासन देख चुके हैं, और वहाँ पर उस शासन में किसी को लगता ही नहीं था कि वहाँ सरकारें चल रही हैं जहाँ पे जनता के हाथ में पावर है। वहाँ लगता था कुछ परिवार हैं, जिन परिवारों के हाथ में पावर है वो जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और पत्थरबाजी होती थी सैनिकों पर, सिपाहियों पर, उस पर कोई कभी रिएक्शन नहीं इस तरीके से नहीं आता था कि ये गलत हो रहा है। आखिर वो पत्थरबाज कौन थे? कहीं ये अलगाववादियों को बढ़ावा देने। हाँ, और इनके आपने देखिए मैनिफेस्टो में भी ये दिख रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम बातें पहले पॉलिटिकल जो कैद उनको रिहा करेंगे। अरे भाई, जिनको कैद में किया गया उन सब अधिकतर पे ऊपर यही बात रहा है कि वो लोग अलगाववादी नेता हैं, सारे के सारे अधिकतर वही गए हैं। तो आप उनको बाहर ला के क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि हम यही कहना चाहते हैं कि फिर से पत्थरबाजी शुरू हो जाए? यही तो करवाना चाहते हैं कि कश्मीर जैसा पहले था हम वैसा कर देंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब फिर वैसे यही हुआ। क्या फायदा फिर 370 हटाने का? क्या फायदा? और 370 कहीं ना कहीं गौरव पहले ही टेम्पररी था, उसको हटाने का था कि कभी ना कभी इसको कश्मीर से हटाया जाएगा। और जहां तक बात रही कि पहले वहां पे 6 साल में सरकारें बनती थी, वो भी एक एक्सेप्शनल केस था, उसको भी हटाना चाहिए था। ये एक राष्ट्र दो निशान वाला। हाँ, ये सारी चीजें जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहा करते थे कि एक राष्ट्र एक निशान, जिसको यही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आगे ये बहुत जरूरी भी था। इस तरीके से कश्मीर अलग सा लगता था कि अच्छा वहां पे तो 6 साल में चुनाव होता है, वहां पे लोगों को रटाया था कि अच्छा वहां पे महबूबा मुफ्ती हैं, एक फारूक अब्दुल्ला है, जिनका आना जाना रहता है, कभी वो आएंगे कभी वो आएंगे। जैसा ट्रेंड एक समय यूपी में चलता था कि कभी मायावती जी कभी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से एक ट्रेंड सेट कर देना और नए लोगों को देखना। 370 के बाद बदलाव हुआ है और जरूरी है कि वहां पे नई सरकार आए और मजबूत सरकार आए, और ऐसी सरकार आए जो ये फैसला ले सके कश्मीर के बॉर्डर कैसे सुरक्षित होंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले कैसे। ऐसे नहीं कि आप मैनिफेस्टो में कह दें कि हम 1 लाख नौकरी देंगे और आपने अब तक वहाँ से आज़ादी के बाद शासन करते आए और नौकरियाँ दे नहीं पाए। हाँ, पत्थर फेंकने वाले लोग वहाँ पे जरूर घूम रहे थे, ये दिख रहा था। तो और इनके खुद के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आ रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर के जो बच्चे हैं वो तो वहीं की शिक्षा नहीं, वहीं प्राइमरी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे कि बदलाव जो हो रहे हैं उसमें शिक्षा का स्तर क्या हो गया है? अभी जैसे अभी हाल के दिनों में हमने देखा जब नीट के भी रिजल्ट आए थे, उसमें भी कश्मीरी बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाए थे। अभी एनडीए के एग्जाम में भी 1-2 बच्चे निकल के आए थे कश्मीर से। यही बदलाव है। जैसे बच्चे वहाँ के जो स्थानीय बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की सोच, इन लोगों की मानसिकता की वजह से उनका उभार नहीं हो पा रहा। देखिए, एक तो बात है कि युवा जो होता है कि युवा को आप किसी तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज जेल में बैठे हैं उनकी सोच शायद अब सही हो गई है, इसीलिए वो लोग आज नौकरी, रोजगार और कंपटीशन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। जिस हिसाब से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं जम्मू और कश्मीर की राजनीति में, उस हिसाब से देखना ये दिलचस्प होगा कि जम्मू और कश्मीर की जनता किसे अपनी मुखिया बनाती है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ जम्मू और कश्मीर जिस हिसाब से परसिमन के बाद बदले हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो जो जम्मू और कश्मीर की जनता है वो नेशनल पार्टी की तरफ देख रही है, लोकल पार्टी की तरफ से नहीं देख रही है। अगर लोकसभा के नतीजों की तरफ भी अगर हम थोड़ा निगाह दौड़ाएं तो उसमें भी जिस हिसाब से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ की जनता ने नकारा है, उससे कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल पार्टियों का मोराल जरूर डाउन है। आज भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन ये मैनिफेस्टो वहाँ की जनता के लिए कितना सुलभ होगा, कितना लोग समझ पाएंगे, कहाँ किस हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इस मैनिफेस्टो को भुना पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें
और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।